हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। झारखंड जीएस एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। उसमें आज हम लोग पांचवा वीडियो देखेंगे और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ। तो छऊ नृत्य का जन्म जो है वो किस जिले से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है सरायकेला खरसावां। ठीक है, हम लोग देखते हैं छऊ नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़र से। वो पहला है कि यह झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। इसके अलावा इसका उद्गम सरायकेला माना जाता है, सिंहभूम के पोड़ाहाट राज्य के सैनिक शिविरों में। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इस नृत्य का प्रमुख क्षेत्र जो है वो तीन है। कौन कौन? एक झारखंड के सरायकेला खरसावां, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और उड़ीसा का मयूरभंज। और ये इसकी शैलियां भी मानी जाती है, सरायकेला शैली, पुरुलिया शैली, मयूरभंज शैली। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये है, इसकी दो श्रेणियां हैं। एक हथियार श्रेणी जिसमें वीर रस की प्रधानता मानी जाती है, और दूसरा है कालीभंग श्रेणी जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए नर्तक विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, और इसके संरक्षण के दो केंद्र हैं। राज्य सरकार द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। दो केंद्र कहाँ कहाँ है? एक है राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी, और दूसरा राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र, ये सिल्ली में है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग, इस नृत्य में कथानक हमेशा मौजूद रहता है, इसीलिए यह झारखंड का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें गुरु की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। इसके अलावा इस नृत्य को यूरोप में अर्थात विदेश में तक पहुंचाने का श्रेय सुदेंदु नारायण सिंह, राजकुमार सुदेंदु नारायण सिंह को जाता है, जिन्होंने 1938 ईस्वी में यूरोप में इसका प्रदर्शन कराया था। इसके अलावा एक पॉइंट है, महात्मा गांधी के समक्ष भी इस नृत्य को 1941 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, 2010 ईस्वी में छऊ नृत्य को यूनेस्को ने अपने अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो इतना आप पहला क्वेश्चन से याद रखिएगा, छऊ नृत्य और उसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं, आज का दूसरा सवाल है, झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है चाईबासा में। ठीक है, कहाँ स्थित है? चाईबासा में। देखिए, झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान यह पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में स्थित है, और यहाँ पर सेरीकल्चर, रेशम बुनाई, रेशम रंगाई व छपाई से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये राज्य सरकार के अधीन है, 1 वर्षीय कार्यक्रम यहाँ पे चलता है। आज का तीसरा सवाल है, झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में हुई है। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसके आगे देखते हैं, राज्य में निवेश को आकर्षित करने हेतु नई दिल्ली के झारखंड भवन में, झारखंड भवन भी नई दिल्ली में है, में झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का नेतृत्व निवेश आयुक्त द्वारा ठीक किया जाता है, जो सचिव या प्रमुख सचिव रैंक के एक आईएएस अधिकारी होते हैं। निवेश आयुक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु राज्य के सभी विभागों और संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है, और यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार के साथ भी समन्वय स्थापित करता है। इसके आगे है, अगला क्वेश्चन है, आज का चौथा सवाल, झारखंड का जल पुरुष, वाटर मैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है, सिमोन उरांव को वाटर मैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। सिमोन उरांव एक भारतीय जो झारखंड से संबंधित है, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। झारखंड राज्य में सूखा होगा दोस्तों, सूखा से निपटने के लिए
काम करने के लिए इन्हें जाना जाता है, अर्थात सूखा से निपटने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनके इस कार्य के लिए 2016 में इन्हें तत्कालिक राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री इन्हें कब मिला है? 2016 में। तो इतना चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साल को। साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। साल के बारे में हम लोग देखते हैं तो यह झारखंड का राजकीय वृक्ष है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबस्टा है। पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है? मकान, फर्श, फर्नीचर, रेल के डिब्बे एवं पटरियों को रखने के लिए स्लैब आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है जिसे कुजरी तेल कहा जाता है। ठीक है। वहीं जो एक महुआ होता है, महुआ के बीज से जो तेल निकलता है उसे कोड़ी तेल कहा जाता है, तो वो भी याद रखिएगा। इसे सखुआ या सरई भी कहा जाता है। साल के वृक्षों पर फूल के परिपक्व होने के उपलक्ष्य में सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व फूलों का ही पर्व माना जाता है, तो वो सरई फूल जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अलावा साल के फूल को सरई फूल कहा जाता है और सरहुल के दौरान सरई फूल को पवित्र सरना में चढ़ाया जाता है। तो सरना जो होता है वो पूजा स्थल माना जाता है जनजातियों का, तो वहां पे चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। कहाँ है? हजारीबाग में। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना जो है वो देखिए 1951 में हुई थी। यह हजारीबाग जिले के डेमोटांड में स्थित है। यहाँ मिट्टी से संबंधित शोध कार्य किए जाते हैं, जैसे मृदा का पीएच मापना, उर्वरा शक्ति मापना, इस तरह का कार्य जो है यहाँ पे रिसर्च से संबंधित काम किया जाता है। झारखंड के किस स्थान को गांवों में बसा शहर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ये मैक्लुस्कीगंज है। मैक्लुस्कीगंज को गांवों में बसा शहर कहा जाता है। यह भारत का पहला एंग्लो इंडियन गांव है। इसे मिनी लंदन की संज्ञा दी जाती है और मैक्लुस्कीगंज की स्थापना कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 में की गई थी। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, यह डुगडुगी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड में किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर का अन्य नाम टाटा नगर है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित झारखंड का एक प्रमुख शहर है। नामकरण जो हुआ था वो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के नाम पर हुआ था। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है, की स्थापना इसी शहर में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा प्रारंभ में इसे साकची के नाम से भी जाना जाता था। इसका पुराना नाम साकची है और यहाँ पे काली मिट्टी होने के कारण इसे काली मिट्टी, काली माटी, इस जगह का नाम काली माटी भी कहा जाता था तथा टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम पहले काली माटी रेलवे स्टेशन रखा गया था। इसके अलावा स्वर्णरेखा एवं खरकई के संगम पर स्थित है। भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर माना जाता है। भारत का पहला नियोजित शहर बोलेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा और भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर जो हो जाएगा तो जमशेदपुर हो जाएगा। यहाँ पे जुबली पार्क है। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI यहीं स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला भी जमशेदपुर में स्थित है। तो इतना चीज आप याद रखिएगा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं एक साथ ही सबको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन आज का, झारखंड का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है गढ़वा। जब आप झारखंड का मैप देखिएगा तो गढ़वा जो है वो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसके अलावा 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाले आपको मिल जाएंगे कॉर्नर पे, लेकिन गढ़वा भी कॉर्नर पे है और ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ऐसे आप ये सब चीज को आप 1-2 बार नक्शा से जरूर देख लीजिएगा और इस तरह जब आप झारखंड का मैप देखते रहिएगा तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है,
मैक्सिमम जो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं उसको नक्शा से ही याद करना चाहिए, बार बार देखने से वो चीजें याद हो जाती हैं। इस तरह जब आप झारखंड का मैप देखिएगा तो आपको दिखेगा गढ़वा, जो कि पलामू प्रमंडल में है। इस तरह से यहाँ पे आपका गढ़वा है, ऐसे आपका यहाँ पे गढ़वा है, ये है आपका गढ़वा। और यहाँ पे इस तरह से ये है यूपी, ये है बिहार, और आपका इधर है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे सीमा साझा करता है। उसके अलावा इधर साहेबगंज है, साहेबगंज 2 से हो जाएगा। इधर पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम है, ये हो जाएगा, यहाँ भी 2 से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा आपका, और इधर आपका नीचे तरफ फिर यहाँ जो है ऐसे इधर छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह को झारखंड का मैप है, ये आप जरूर से याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। गढ़वा के बारे में देख लीजिए क्या क्या है। स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। पहले यह पलामू का एक अनुमंडल था, 1991 में इसे जिला का दर्जा दिया गया। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए 4093 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल और सोन यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। 3 अनुमंडल और 20 प्रखंड वाला यह जिला है। और बंशीधर मंदिर जो है यहाँ की एक प्रमुख पर्यटनीय स्थल है। ठीक है, इतना चीज आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो सुमागधी जो आपका है वो सकरी नदी को कहा गया है। ठीक, सकरी नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। या इसका उद्गम हजारीबाग पठार के गिरिडीह भाग से होता है, मतलब गिरिडीह के आसपास जो है वो उसके उद्गम स्थल है। कोडरमा होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है, जहां यह क्यूल और मोरहर नदी में मिल जाती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने हेतु प्रसिद्ध है। इसे रामायण में सुमागधी से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये आज का आखिरी सवाल था। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, और इससे संबंधित और भी जितने भी टॉपिक्स होंगे वो भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। और आप डेली बेसिस पे अपना थोड़ा थोड़ा टारगेट बनाइए, टारगेट फिक्स कीजिए और डेली डेली रिवाइज कीजिए। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो अपना ऐसे ही डेली से छोटा छोटा टारगेट बनाते थे, और टारगेट बनाकर हम लोग आगे बढ़ते थे। और जैसे जैसे टारगेट कंप्लीट होता जाएगा फिर अब दूसरे दिन का टारगेट बनाइएगा, फिर अब दूसरा दिन कंप्लीट कीजिए, फिर अब तीसरा दिन जाइएगा तो उस दिन का टारगेट बनाइएगा। क्योंकि छोटे छोटे टारगेट से हम चीजों को जल्दी से कवर कर पाते हैं। हमें जब छत चढ़ना होता है तो हम डायरेक्ट छत नहीं चढ़ते हैं, सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। तो सफलता भी एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। जब हम किसी वृक्ष के बीज को जमीन में बोते हैं तो हमें वहां से पौधा ही मिलता है, ना कि 1 दिन और 2 दिन में डायरेक्ट वृक्ष मिल जाता है। तो हर चीज को पनपने में या फैलने में या ग्रो करने में या विकसित होने में जो है वो समय लगता है। तो आप भी अपने पढ़ाई में समय दीजिए, वो एक दिन रंग लाएगी और आप भी किसी अच्छे मुकाम पे होंगे, किसी अच्छे पद पे होंगे। तो आप डेली बेसिस पे मेहनत कीजिए दोस्तों। और हाँ, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। थैंक्स।